नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट जुलाई 2019 के पेपर 1 का लैंग्वेज 1 जो कि इंग्लिश है उसके पेडागॉजी सेक्शन को लेकर के आया हूं। दोस्तों, इसमें तो 30 प्रश्न होते हैं जो 15 आपके कॉम्प्रिहेंशन से होते हैं और 15 आपके पेडागॉजी से। परंतु कॉम्प्रिहेंशन तो आप कहीं भी आंसर पा सकते हैं, लेकिन पेडागॉजी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं पेडागॉजी के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा और आप यह समझने में एबल होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं पेडागॉजी के। एक्चुअली पेडागॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, वो आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं। सो ज़रूरी है कि आप अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, यह वीडियो न सिर्फ सीटेट के लिए बल्कि अन्य सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा जिनमें इंग्लिश पेडागॉजी आती है। तो दोस्तों, अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस हेल्प्स अ टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज अमंग द स्टूडेंट्स। विकल्प हैं कोरस रिसाइटेशन और इंडिविजुअल रिसाइटेशन ऑफ द पोएम आफ्टर मेमोराइजिंग इट, पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज ऑन एनी वन ऑफ द फेवरेट सीन्स, प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स एंड कोरस रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट विद द टीचर। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो राइट विकल्प हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा वो होगा कोरस रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट विद द टीचर। क्योंकि जब टीचर को इमिटेट करते हुए बच्चा बोलेगा और गा करके बोलेगा तो वहाँ पर ओरल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी उसकी आएगी। यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए थोड़ा कि सेकंड ऑप्शन हो सकता है पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले। रोल प्ले से भी ओरल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आती है, लेकिन उससे भी अच्छा ऑप्शन जो है वो ये होगा कि टीचर को इमिटेट करते हुए बच्चा बोले। तो इसलिए सही आंसर होगा 4। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग वुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी बेस्ड ऑन। मतलब एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में लैंग्वेज लर्निंग जो होगी वो किस पर मोस्टली बेस्ड होगी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन। क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहता है कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए। तो बच्चा एक्टिव होगा ग्रुप डिस्कशन में और पीयर इंटरेक्शन में, इसलिए सही विकल्प होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ लैंग्वेज टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर। मतलब एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते आपको अगर ग्रामर पढ़ाना है तो आपके लिए क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा यूजिंग फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच ये कहता है कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनते हैं। फंक्शनल अप्रोच क्या कहता है कि उस किसी कोई भी सेंटेंस है उसका यूजेस कैसे हैं, उसमें सीधे सीधे आप यूज़ बताएंगे। तो यूज़ जब आप बताएंगे तो बच्चा उस कॉन्टेक्स्ट को समझेगा कि कहाँ पर एडजेक्टिव का यूज होगा, कहाँ पर नाउन का यूज होगा, कहाँ पर वर्ब यूज होगा। वो सीधे सीधे ग्रामर को समझ जाएगा। इसलिए फंक्शनल अप्रोच जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ टेक्स्ट बुक। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ये होगा कि इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव लेट डाउन इन द करिकुलम। करिकुलम में जो ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश किए गए हैं, बताए गए हैं, उनको अचीव करने के लिए टेक्स्ट बुक जो होती है वो हेल्पफुल होती है। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन द लैंग्वेज लर्निंग इज टू। मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट का लैंग्वेज लर्निंग में क्या पर्पज है, किस लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा। तो नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि समझने में गैप कहाँ पर आ रहा है, यही होता है ना, डायग्नोस किया जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है। तो गैप को, लर्निंग में जो गैप है उसको पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज करेंगे, इसलिए राइट आंसर होगा 3। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन लैंग्वेज इज। मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो होता है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, उसका लैंग्वेज में क्या पर्पज है, उसका क्यों यूज किया जाएगा। तो इसमें हो जाएगा टू असेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज अचीव्ड बाय द चिल्ड्रेन। क्योंकि अब यहाँ पर ऑप्शन हो सकता था टू असेस द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है वो हर एस्पेक्ट को चेक करता है, इसलिए लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज, हर कॉम्पिटेंसी को चेक किया जाएगा कि बच्चे ने कितना अचीव किया है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 3। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज।
मतलब किस एक्ट के तहत इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, आर्टिकल 343। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर इज अप्रिशिएटिंग अ चाइल्ड फॉर हिज ओवरऑल लैंग्वेज यूज, दो सम ऑफ द वर्ड्स वर मिसस्पेल्ड बाय हिम, द टीचर इज यूजिंग अप्रोच इन हर क्लासरूम। मतलब ये है कि एक टीचर है, वो अप्रिशिएट कर रही है बच्चे को उसके ओवरऑल लैंग्वेज यूज पर, और जबकि उसने कुछ वर्ड्स मिसस्पेल्ड किए थे, गलत लिखे थे। तो इसमें कौन से अप्रोच का टीचर यूज कर रही है? तो इसमें जो है वो होल लैंग्वेज अप्रोच का टीचर यूज कर रही है। होल लैंग्वेज अप्रोच में टीचर हर एस्पेक्ट को देखता है, लेकिन ये है कि कुछ कमियों को वो दरकिनार भी करता है, सो दैट बच्चा वो उसमें प्रगति कर सके, उसको ऑब्स्टेकल ना लगे, उसको डर ना लगे। इसलिए होल लैंग्वेज अप्रोच यहाँ पर यूज किया गया है। ऑप्शन होगा 3। We move to next question. Which approach lays a lot of emphasis on habit formation? मतलब कि हैबिट फॉर्मेशन पर कौन सा अप्रोच हैबिट फॉर्मेशन पर ज़्यादा जोर देता है? तो हैबिट फॉर्मेशन पर जो जोर देने वाला अप्रोच है वो है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। इसमें बार बार अभ्यास करा करके को एक हैबिट बना दी जाती है, इसलिए इसको बिहेवियरिस्ट कहते हैं। इसको बिहेवियर में ला दिया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा 2। We move to next question. In the context of theory of multiple intelligence, which one of the following intelligence is related to language? मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा इंटेलिजेंस लैंग्वेज से रिलेटेड है? तो गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, तो गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थियोरी है उसके अनुसार लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस जो होगा वो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। We move to next question. Banishing mother tongue in the classroom is the characteristic feature of dash method. मतलब ये है कि मदर टंग को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाए मदर टंग को। तो इस प्रकार की क्लासरूम में किस प्रकार का मेथड का यूज किया जा रहा है? तो इसमें डायरेक्ट मेथड का यूज किया जा रहा है। नो यूज़ ऑफ मदर टंग डायरेक्टली, जो भी हमें बताना है, जैसे हमें बताना है कि खिड़की खोलो तो हम सीधे उधर इशारा करेंगे और खोलने का इशारा करेंगे, उस विंडो की तरफ इशारा कर देंगे और बोल देंगे कि ओपन द विंडो। तो ये डायरेक्ट अप्रोच हुआ। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज में मीनिंग के लेवल को कौन डील करता है? तो इसमें हो जाएगा सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स जो होता है वो सबसे छोटा अर्थपूर्ण यूनिट होता है लैंग्वेज में, और सिंटैक्स जो होता है वो संरचना होती है मीनिंगफुल वर्ड। मतलब कि डिफरेंट लेटर्स को मिलाकर के कोई एक वर्ड बना दिया जाए वो होगा सिंटैक्स, लेकिन सिमेंटिक्स जो होगा वो मीनिंगफुल वर्ड होगा। अर्थपूर्ण शब्द जो होगा उसे बोलते हैं सिमेंटिक्स, इसलिए राइट आंसर होगा 1। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल which is in the area of Punjab. Since he does not know the लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया ही शुड। मतलब ये है कि एक हिंदी स्पीकिंग टीचर है, हिंदी बोलने वाला टीचर है, उसको प्राइमरी स्कूल में जो कि पंजाब में है उसको पोस्ट कर दिया गया, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज नहीं जानता उस एरिया का। तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसमें जो राइट आंसर है उसका होगा यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग, क्योंकि एनसीएफ 2005 है वो डायरेक्टली कहता है कि मदर टंग जो होगी वो हमें कोई भी नई लैंग्वेज सीखने में ऑब्स्टेकल नहीं बल्कि रिसोर्स की तरह यूज होगी। इसलिए लैंग्वेज जो बच्चे की लैंग्वेज उसे आप रिसोर्स की तरह यूज करेंगे और पढ़ाना शुरू करेंगे, अन्य सभी ऑप्शन नहीं होंगे। राइट आंसर होगा 3। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। While designing a working activity for a language class, a teacher should most importantly focus on। मतलब कि एक वर्किंग एक्टिविटी जो कि लैंग्वेज क्लास से रिलेटेड है उसको डिजाइन करते समय सबसे ज़्यादा टीचर को किस बात पर फोकस करना चाहिए? तो इसमें जो राइट आंसर होगा चूजिंग अ टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि जब बच्चे के सराउंडिंग से कहा जाता है ना, एनसीएफ 2005 ने कहा है कि बच्चे के नॉलेज को आप उसके बाहरी दुनिया से जोड़िए। तो यहाँ पर इसलिए चूज किया जाएगा कि ऐसा कोई टॉपिक लिया जाए जो उनके सराउंडिंग से रिलेटेड हो और उस पर वो वर्किंग एक्टिविटी करें, तो वो उनके लिए रुचिकर होगा, उसमें अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। इसलिए राइट आंसर होगा 4। We move to next question. Some children do not have exposure to English
outside the classroom. So the teacher's proficiency in spoken English is essential because मतलब ये है कि कुछ बच्चे जो हैं उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिलता है बोलने का क्लासरूम से बाहर इंग्लिश, मतलब क्लासरूम के बाहर उनको इंग्लिश बोलने का मौका नहीं मिलता। तो इसमें टीचर की जो प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश लैंग्वेज में वो किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, इसेंशियल होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, स्टूडेंट्स कैन इमिटेट प्रैक्टिस एंड ड्रिल द स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेज यूज्ड बाय द टीचर, क्योंकि जब वो प्रोफिशिएंटली मतलब अच्छी तरह से बोलेगा, सही सही बोलेगा, तो बच्चे क्या करेंगे, उसको इमिटेट करेंगे, उसी के अनुसार प्रैक्टिस करेंगे और उसके स्टेटमेंट को वो ड्रिल करेंगे, अभ्यास करेंगे, या कि उसने जो सेंटेंस बोले हैं मतलब नकल करके, कुल मिलाकर के इमिटेशन के थ्रू बालक सीख जाएगा। इसलिए राइट आंसर होगा 3। सो दोस्तों इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको शुरू के 15 क्वेश्चंस चाहिए तो आपको उसके लिए एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, तथा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको कंटेंट यहाँ पर अच्छी तरह से अवेलेबल हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।